कभी किसी चीज पे हम एक्शन लेते हैं, वो उसका जो प्राइम फैक्टर होता है वो पता क्या होता है, वो ये होता है कि कोई चीज कितनी नई है हमारे लिए। अगर मैं थकान की बात करूं, कोई बोले मैं थका हुआ हूं, तो ये इतना कॉमन है सुनने में कि लोग उसको सीरियसली लेते ही नहीं। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फटीग के बारे में, थकान के बारे में। क्या पूरे दिन थका होता हूं तो क्या दिक्कत है, क्यों थकान नहीं होनी चाहिए। देखिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे अगर मैं शाहरुख खान की बात करूं, ये बहुत फेमस है इस चीज़ के लिए कि हासिल करने के लिए सोने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, सोना नहीं चाहिए। लेकिन व्हाट आई वुड से इज़ कि शाहरुख खान तो लक्स को ही प्रमोट करते हैं, अक्षय कुमार तक तो भी जा ही नहीं रहा। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी कि लाइफ की जो बेसिक करेंसी है वो एनर्जी है, और फटीग जो है एनर्जी की कमी है। हमारे कुछ ड्रीम्स होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं, उनको करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो हमें फटीग कुछ तरीकों से कम करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि एनर्जी जो हमारे पास ज़्यादा हो और जो हम काम करना चाहें वो हम कर सकें। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नॉर्मली फटीग के रीजंस क्या क्या होते हैं, मेडिकल कंडीशंस क्या क्या होती हैं, और हमें करना क्या चाहिए अपने एंड पे फटीग को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो जब भी अगर मैं फटीग की बात करूं, तो अगर किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी से पूछेंगे, तो सप्लीमेंट्स के हम बहुत शौकीन हैं। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि कभी भी किसी भी टाइप का जो सोल्यूशन है वो सप्लीमेंट से नहीं आ सकता अकेले। इट हैज टू बी इंटीग्रेटेड इन द होल डाइटरी फॉर्मेट। आपका पूरा लाइफस्टाइल होना चाहिए इन ट्यून विद व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है, इसलिए अगर आप में से किसी को IBS की दिक्कत है तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस, मोर देन हैप्पी टू हेल्प। आपके फैमिली में टाइप 2 डायबिटीज है, मोर देन हैप्पी टू हेल्प। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, मोर देन हैप्पी टू हेल्प। क्योंकि हमारा में पूरा तरीका ही रहता है कि नो ड्रग्स, मिनिमल सप्लीमेंट्स एंड मोस्टली डाइट, ट्रेनिंग और लाइफस्टाइल चेंजेस से सारी चीजें करना। तो आइए शुरू करते हैं हम इस चीज के बारे में, फटीग की होती कैसे। मैं जब भी किसी क्लाइंट के साथ काम करता हूं तो एक डिटेल्ड ब्लड वर्क कराया जाता है। उसमें एक पैरामीटर होता है, उसे बोलते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है, ये ओवरऑल बॉडी में इन्फ्लेमेशन का मार्कर होता है कि अगर ये हाई है तो कुछ ना कुछ दिक्कत है। अगर हमें जैसे मान के चले किसको टाइप 2 डायबिटीज है, वो सी रिएक्टिव प्रोटीन हाई है, तो मुझे एटलीस्ट ये पता होता है कि ठीक है, आई हैव अ पोटेंशियल कॉज जो ये चीज ऊपर करती है। लेकिन कई बार अगर हमें रीजन पता ही नहीं है कि सी रिएक्टिव प्रोटीन या दूसरा कोई इन्फ्लेमेटरी मार्कर जैसे IL-6 है वो हाई है, तो तब एक कॉज ऑफ कंसर्न होता है। और यही चीज है कि अगर आप काफी टाइम से थके हुए हैं, मतलब थकान महसूस होती है, लैक ऑफ लिबिडो है, मोटिवेशन नहीं है, जॉइंट पेन होती है, मसल पेन होती है, ये सारे एक जो फटीग की डेफिनेशन में आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं जो इंसान को फटीग करती हैं। लेकिन बिफोर आई गो टू दिस, मैं आपको एक सप्लीमेंट कर बताना चाहता हूँ। पायरोलिना बोलता हूँ, मेरे ख्याल से ये चीज उतनी पॉपुलर नहीं है, ये और पॉपुलर होनी चाहिए। तो जानिए ये चीज है क्या। तो ये है स्पाइरुलिना। I'm taking like 2 of these. Let me explain इसका मतलब क्या है। तो दिस इज लाइक सुनोवा का ऑर्गेनिक पायरुलिना। इसका थोड़ा समझाते हैं, लेकिन समझाने के लिए आई गेस इसको यहाँ पे रखते हैं। देखो स्पाइरुलिना एक टाइप की एल्गी होती है, नॉन टॉक्सिक एल्गी, मतलब एल्गी भी टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक होती हैं। स्पाइरुलिना का मेन कंपाउंड है वो है फाइकोसाइनोबिलिन, जो कि ऑलमोस्ट 1% इसमें होता है। तो ये कंपाउंड क्या करता है, बॉडी का जो बिलिरुबिन होता है ना, ये उसको मिमिक करता है। लेकिन जब ये हमारा जो फाइकोसाइनोबिलिन है, ये जब मिमिक करता है बिलिरुबिन को, तो ये बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के साथ होता है। जिन लोगों को नहीं पता बता दूं सिंपल शब्दों में, जितनी इन्फ्लेमेशन बढ़ती जाएगी हमारी बॉडी में, तो उतनी इंजरीज का, इन्फेक्शंस का डर बढ़ता जाता है। और जितने एंटीऑक्सीडेंट हम चीजें लेंगे वो इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट काम करता है और हम स्वस्थ रहते हैं। इसका इतना पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट होता है, इसलिए जो आपके हार्ट पैरामीटर्स हैं, मतलब LDL, HDL, VLDL, ट्राइग्लिसराइड्स, बहुत अच्छा असर होता है। ब्लड प्रेशर पे बहुत अच्छा असर होता है। लीवर एंजाइम जो है उन पे भी अच्छा असर होता है। आपने देखो कई लोग स्पाइरुलिना कि भाई ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा, हल्का फुल्का वेट लॉस हो सकता है, लेकिन जब तक कैलोरी डेफिसिट पे नहीं जाओगे कुछ नहीं होने वाला। तो बात करते हैं डोसेजेस की कि क्या डोसेज लेनी चाहिए। जैसे अभी व्हाट आई टेक इज मोस्टली 1 to 1.5 ग्राम्स अ डे। जो हमारे पास लिटरेचर है, साइंटिफिक लिटरेचर इसके ऊपर, उसके अकॉर्डिंग डोसेजेस क्या है। जैसे कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल के लिए 1 से 4 ग्राम पर डे। अगर मसल परफॉर्मेंस बेटर करनी है उसके लिए 2 से 7 ग्राम पर डे। ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल है उसके लिए 2 ग्राम पर डे। और फैटी लीवर पे भी इसका असर है ऑलमोस्ट 3 से 4 ग्राम पर डे के आसपास। लेकिन अगेन फैटी लीवर जब तक डिजीज आपकी डाइट से ही नहीं होगी, वो सिर्फ सप्लीमेंट से ठीक नहीं हो सकता। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज ऑर्गेनिक, तो हमें पता है कि क्वालिटी बहुत बढ़िया है। तो अब आपको इसके बारे में तो पता चल गया। तो बात करते हैं सारी मेडिकल कंडीशंस की। तो सबसे पहली चीज है अनीमिया। तो अनीमिया का मतलब क्या होता है कि डिक्रीज लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन होता है आपकी आरबीसीज में। और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन आपके सारे
टिश्यूज तक पहुंचाने में, क्योंकि जो टिश्यूज है उनको न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन चाहिए काम करने के लिए। तो जब ये कम है तो आपको बहुत एनर्जी की कमी महसूस होगी। देखिए मोस्टली अनीमिक कंडीशन मोस्टली फीमेल्स में देखता हूँ, लेकिन एक कंडीशन होती है और ये अमिताभ बच्चन को भी है, पीट सैम्प्रस को भी है, ये मेल्स में होती है, फीमेल्स में भी हो सकती है। इसमें आपका जो हीमोग्लोबिन है, खासकर मेल्स की बात कर रहा हूँ, ये 12 से नीचे रहेगा। तो नॉट नेसेसरली कि ये कोई फटीग सिचुएशन क्रिएट करेगी या ऐसा कुछ होता है। मोस्टली कोई दिक्कत होती नहीं इसमें, लेकिन अगर कोई है तो मोस्टली जेनेटिक कंडीशन ही होती है। जबकि इतने बड़े बड़े स्टार्स बन चुके हैं जिनकी कंडीशन हो फटीग होती, तो वो कैसे बनते हैं। दूसरी कंडीशन है अर्थराइटिस। अगर आपको जॉइंट का पेन है किसी टाइप का तो तब दिक्कत हो सकती है। अर्थराइटिस अगेन इन्फ्लेमेशन बॉडी में बहुत होती है, इसलिए अर्थराइटिस होता है। तो अगर अर्थराइटिस है तब भी फटीग हो सकती है। तीसरा केस हम बोलते हैं फिब्रोमाइल्गिया। इसमें भी क्या होता है कि पूरी बॉडी में बहुत पेन्स होती हैं, टेंडरनेस होती है। तो इसका कोई खास इलाज है नहीं फिब्रोमाइल्गिया का, लेकिन मोस्टली ये भी एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। और अगर आपको एक ऐसी पेन है जिसका कोई आंसर खास नहीं है तो डू टॉक टू डॉक्टर अबाउट फिब्रोमाइल्गिया, क्योंकि ये चीज भी होती है। अब चौथा है क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। इसका मतलब ये होता है कि 6 महीने तक अगर आप क्रोनिक फटीग रहते हो, पेन है, उसके बाद नींद आती नहीं है, बहुत सारी चीजें, तो तब इसको क्रोनिक फटीग सिंड्रोम बोला जाता है। तो इस पे भी वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसको ठीक कैसे किया जाए क्या नहीं, लेकिन बेसिक लाइफस्टाइल चीजें ठीक करने के बाद जो भी हम लेटर बात करेंगे इस वीडियो में, दैट कैन हेल्प अस। लेकिन हाँ, मान के चलिए ये भी अपने आप में एक सिंड्रोम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, मतलब कोई मेडिकल ऐसा नहीं कि कोई डिजीज है, बस एक कंडीशन है। फिर एक होता है उसे बोलते हैं एडिशन डिजीज। तो ये डिजीज आपके हार्मोन्स को अफेक्ट करती है, तो ये भी आप फटीग फील कर सकती है। फिर हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब अंडर और एक्टिव थायराइड, दोनों दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि थायराइड वैसे भी आपका मेटाबॉलिज्म का मास्टर कंट्रोल होता है। फिर स्लीप डिसऑर्डर्स जैसे इंसोम्निया डेफिनेटली दिक्कत करेगा। उसका ईटिंग डिसऑर्डर्स जैसे एनोरेक्सिया बोलते हैं, ये खासकर अभी तो कम हो गया, लेकिन पहले जब करीना कपूर ने साइज 0 को बहुत पॉपुलराइज किया था, उस टाइम पे बहुत सारी लड़कियां बहुत कम खाती थी, उनको जो मॉडल्स होती हैं खासकर फीमेल्स में चीजें ज्यादा देखी जाती है, मतलब खाने के बाद प्यू करती है, मतलब बहुत सारी चीजें, तब आपको ये दिक्कत होगी। फिर ऑटोइम्यून डिजीजेस हो गया, उसके बाद हार्ट डिजीज हो गया। इन केस आपकी फैमिली में प्लीज कॉन्टैक्ट अस। जरूरी नहीं कि आपको स्टेंट ही लगवाना पड़े, आप आराम से अपना हार्ट हेल्दी रख सकते हैं। वी बीन वर्किंग लॉट ऑफ पीपल जिनका ऐसा हुआ है। सेम टाइप 2 डायबिटीज अगर वो है तो वो भी फटीग क्रिएट करता है। टाइप 2 डायबिटीज को ट्रीट करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता। फिर किसी टाइप का कैंसर हो, लीवर डिजीज हो, किडनी डिजीज हो, लंग डिजीज हो, जैसे COPD होता है, तो ये सारी की सारी जो डिजीजेस हैं ये फटीग क्रिएट करती हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि मान के चलिए आपको किसी टाइप की कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, और ये कैसे पता चलेगा? रेगुलर ब्लड वर्क जरूर कराइए, टॉक टू डॉक्टर अबाउट इट, कि एक फुल ब्लड पैनल करा के देखिए सब चीजें कहाँ हैं। तो हम न्यूट्रिशन वाइज क्या क्या चीजें कर सकते हैं ताकि हम फटीग को दूर कर सके, तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला पार्ट आता है वो स्लीप का आता है। देखिए स्लीप के रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, इस पे तो पूरा डिटेल्ड वीडियो बनता है, लेकिन अगेन मैट वॉकर की जो एक किताब है, आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग पढ़ें इस किताब को, क्योंकि दिस लाइक एन एक्सीलेंट रीड ऑन स्लीप, और मैट वॉकर ने बहुत कमाल का काम किया स्लीप पे। लेकिन एक टिप जो मैं देता हूँ जो काफी लोगों को हेल्प कर सकता है इसमें, वो ये है डिनर अपना अर्ली करें। जैसे 10 बजे डिनर करके 12 बजे मत सोएं, दिक्कत हो जाएगी। कुछ लोग रात को लेट वर्कआउट करते हैं 9-10 बजे के आसपास, वो खराब टाइम है वर्कआउट करने का, क्योंकि फिर बॉडी जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो बेचारा अवेक ही रहता है। तो इसलिए वर्कआउट अर्ली इन द डे, ताकि स्टिमुलेंट्स लेने वो भी अर्ली इन द डे हो, डिनर अर्ली हो। तो ये दो चीजें आपका जो स्लीप है, स्लीप की क्वालिटी है, उसको अच्छा रखने में हेल्प कर सकती है। अब हम बात करते हैं विटामिन और मिनरल्स की जो एसोसिएट किए गए हैं टायर्डनेस के साथ। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला आयरन, जैसे मैंने बात पहले भी की, अनीमिया वाला चीज होती है, तो आयरन देखें। देखो आयरन की बात क्या होती है, इसलिए मुझे मल्टीविटामिन पसंद नहीं है, क्योंकि हर एक मल्टीविटामिन में आयरन होता है, और मान के चलिए 1 साल लगातार आप मल्टीविटामिन लेते रहे तो आयरन की डेफिशिएंसी से कब आयरन एक्सेस हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और जब आयरन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ब्लड में स्टोर रहता है, आपकी बॉडी में स्टोर रहता है, तो आपको तब फैटी लिवर हो सकता है। तो इसलिए आयरन सप्लीमेंटेशन करना हो तो बहुत ध्यान से करें, स्पेसिफिक आयरन की करें, कितने टाइम तक करें वो पता होना चाहिए, ठीक है? ऐसे हैफाजाइडली आयरन सप्लीमेंटेशन नहीं करनी। दूसरा हो गया बिल्कुल सारा बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, आपके सारे के सारे B2, B3, B5, B12, B6, इन पर्टिकुलर B12 खासकर, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के साथ काम करता हूं जिनको गट के इश्यूज हैं, हर किसी का आई वुड से 99% लोगों में से B12 की डेफिशिएंसी होती है। और मैं रेकमेंड करता हूं अगर आप टोटल वेजिटेरियन है तो उस टाइम पे B12 की इंजेक्शंस लगाएं, अपने डॉक्टर से बात करें चीज के बारे में, क्योंकि मैंने देखा पिल्स आप लेते हैं तो कई बार वो दिक्कत करती हैं, ब्लोटिंग करती हैं, क्योंकि पेट ऑलरेडी बेचारा कॉम्प्रोमाइज स्टेट में। तो इसलिए B12 इंजेक्शन उस टाइम पे फटीग और ब्रेन फॉग दूर करने में बहुत हेल्प करते हैं। मतलब ये रियल लाइफ केसेस में मैं बहुत देख चुका हूं, इसलिए डू कंसिडर दिस पार्ट। अगला जो है विटामिन डी है, और ये कैसे ना हो। देखो विटामिन डी की दो चीजें, एक सप्लीमेंटेशन की तो हर किसी को जरूरत है, हर किसी को जरूरत है विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन की। लेकिन एक और पार्ट बताता हूं आपको मैं, हर रोज सुबह उठने के बाद सन आप 2 से 10 मिनट के बीच में देखिए, सूर्य भगवान को 2 से 10 मिनट के बीच में देखेंगे तो उससे डोपामीन आपकी बॉडी में थोड़ा अप होता है, उससे टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। आपको जो सेक्स स्टेरॉइड हार्मोन्स है, मतलब कि अगर आप मेल हैं तो प्रॉपर टेस्टोस्टेरोन, फीमेल हैं तो एस्ट्रोजन, वो अच्छा रिलीज होता है। क्योंकि जो विटामिन डी है ये सनलाइट का रिप्लेसमेंट नहीं है, सनलाइट आपको हर रोज चाहिए ही चाहिए, खासकर आंखों में चाहिए तो और अच्छा। तो सनलाइट प्लस विटामिन डी, ये दोनों आपको बहुत एनर्जाइज फील
कराएंगे। अब अगला है विटामिन सी। विटामिन सी की सप्लीमेंटेशन की कोई जरूरत नहीं है हमारे पास। सिंपल यार, आप एक पपाया है 150-200 ग्राम पपाया हर रोज का खाओ तो आपकी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। आपका जो मैंगो है, उसके बाद लेमन है, आंवला है, इतनी सारी चीजें जिनसे विटामिन सी आराम से पूरा हो जाता है। और देखो विटामिन सी जो हमें होल फूड सोर्सेज से मिलता है वो सप्लीमेंट से मिलता है। सप्लीमेंट से हमें एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है। फर्क क्या होता है, मान के चलिए आप एक घर में रहते हैं, घर की बाउंड्री से एस्कॉर्बिक एसिड होगी, उसके बाद जो पूरा विटामिन सी का कॉम्प्लेक्स है वो मदर नेचर से ही मिलता है। इसलिए होल फूड सोर्सेज ऑलवेज ट्रम्प सप्लीमेंटल सोर्सेज, क्योंकि इनमें अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका हमें पता ही नहीं कि काम कैसे करते हैं। इसलिए विटामिन सी की सप्लीमेंटेशन नहीं, गेट फ्रॉम द होल फूड सोर्सेज। और मैग्नीशियम, इसकी भी काफी लोगों को सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़े, लेकिन अगर आप ऑर्गन मीट्स खाते हैं जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, इस टाइप की कोई चीज, तो उसमें बहुत रिच होता है। लेकिन मोस्टली वेजिटेरियंस को अगर अच्छी डेयरी नहीं मिलती है, डेयरी पचती नहीं, तो दिस इज। और ग्रीन वेजीज है उनमें मैग्नीशियम होता है, सीड्स में मैग्नीशियम होता है, लेकिन अगर क्रॉनिक फटीग है तो कुछ टाइम के लिए मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन करना आपको हेल्प कर सकता है। और तीसरा पार्ट है वो स्ट्रेस है। देखो स्ट्रेस का ना मतलब मुझे सबसे नॉन यूजफुल टिप लगता है जो लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस कम लिया कर। यार हर कोई अपना अपना तरीका होता है काम करने का, लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मोस्टली कोई भी स्ट्रेस है वो साइकोलॉजिकल से ज्यादा बायोलॉजिकल होता ही होता है। जैसे मान के चलिए अगर आपकी नींद ढंग से नहीं हो रही, आपके हार्मोन्स ऑप्टिमाइज नहीं है, यही दो चीजें जो है ना, उसका बाकी न्यूट्रिशंस की कमी है, तो आपकी बॉडी में एक ऐसी कंडीशन बन जाती है जहां पे स्ट्रेस आपको ज्यादा असर करती है। देखिए हम टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं और बहुत से लोग कहते हैं फ्री टेस्टोस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बाइंड का क्या करना है। अरे नहीं, क्योंकि जो बाउंड टेस्टोस्टेरोन होता है एसएचबीजी के साथ, वो हमारे दिमाग में जाता है, ठीक है। और अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन अच्छा है तो आपकी स्ट्रेस रेजिलियंस अच्छी हो जाएगी। तो स्ट्रेस रेजिलियंस का अच्छा मतलब क्या हो गया कि स्ट्रेस आपको खास उतना इफेक्ट नहीं कर पाएगी जितना एक कम टेस्टोस्टेरोन इंसान को कर पाएगी। तो इसलिए हार्मोन ऑप्टिमाइजेशन इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। और उसके क्योंकि देखो ना, अगर हम कुछ थोड़ा सा हम परेशान हो जाएंगे और फिर हमें डिप्रेशन की मेडिकेशंस ले जानी पड़ेंगी, उससे हमारे सेक्स थायराइड हार्मोन्स और गिरेंगे, वैसा नहीं करना। इसलिए ऑप्टिमाइज योर हार्मोन्स। और कैसे होंगे, लाइफस्टाइल और डाइटरी चेंजेस के साथ, किसी सप्लीमेंट के साथ नहीं। अब एक और पार्ट है वो डाइटरी इंबैलेंसेस का। मैं देखता हूं जब लोग कोई फैट लॉस की प्रोसेस में आते हैं तो पहले ही क्या करते हैं, बहुत कम कैलोरीज कर देते हैं, लाइक सुपर डुपर लो कैलोरीज। अब मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जिनको मैं खानादार खाने को देते हैं, सर क्या फैट लॉस होगा? ऑफ कोर्स होगा। देखो न्यूट्रिशन का पहला मतलब है आपकी बॉडी को नरिश करना। तो वो जो स्टारवेशन मोड आता है या बहुत कम कैलोरीज आती है, वो बहुत कम टाइम के लिए होनी चाहिए। जैसे मान के चलिए आपको 10-20 किलो वेट लूज करना है, तो स्टार्टिंग में बिल्कुल ईटिंग लाइक अ पिजन तो कैसे काम चलेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, जब डाइट शुरू करो मेक श्योर इट इज प्रीटी मच वेल बैलेंस्ड, और सिर्फ बहुत कम टाइम के लिए इसको एक्सट्रीम लेके जाओ। जिनको एब्स लाने हैं उस टाइप की कोई चीज, उसके तो करना पड़ता है। फिर कैफीन की बात है। देखो कैफीन की बात भी आज के बाद वही स्लीप से शुरू होती है। अगर सुबह अगर आपको एनर्जेटिक नहीं फील हो रहा क्योंकि नींद अच्छी नहीं हुई या डोपामिन लेवल थोड़े लो हैं, टेस्ट लेवल उतने अच्छे नहीं, तो कैफीन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो उसके बाद स्ट्रेस हार्मोन राइज होगा, स्ट्रेस हार्मोन राइज होगा, आपको अच्छी नींद आने नहीं देगा, और ये पूरा विशियस साइकिल है। तो अगर ऐसा हो तो आई वुड से कुछ दिन रेस्ट लेना चाहिए, कैफीन को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। मेरे काफी सारे क्लाइंट्स की इसके बाद अच्छी नींद आना शुरू हुई है। लेकिन कैफीन के भरोसे जीना इज नॉट अ गुड आइडिया। कैफीन इज परफेक्टली हेल्दी, लेकिन 1-2 कप ऑफ कॉफी फाइन, डोंट गो फॉर 8 to 10 cups of coffee. That's like ridiculously large amount of caffeine per day. फिर अगला पार्ट है डिहाइड्रेशन का। डिहाइड्रेशन जो है वो भी इंसान को फटीग फील करती है, लेकिन डिहाइड्रेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि पानी बहुत सारा पियो, जैसे कुछ लोग 6 लीटर पानी पी जाते हैं। इट्स लाइक गेटिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इन पर्टिकुलर पोटेशियम, क्योंकि हर रोज हम पोटेशियम चाहिए 4700 मिलीग्राम्स, और वो हम लेते नहीं क्योंकि हरी सब्जियों में मैक्सिमम होता है। तो इसलिए हाइड्रेशन इज वाटर डेफिनेटली प्लस अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होगी तो आपको एनर्जी बड़ी कम महसूस होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है ओबेसिटी। ऑफ कोर्स अगर आप एक्सेस बॉडी वेट कैरी कर रहे हैं तो आपके ऑर्गन्स को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, वो फटीग्ड हो रहे हैं, तो लूज वेट इन अ हेल्दी वे। और वेट लूज करने का एक बात बताना चाहूंगा, 3 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन लाइक सुपर डुपर पॉपुलर कि 3 महीने में इतना वेट लूज करो। उससे क्या होता है, उससे आदत नहीं पड़ती है आपको। इमेजिन अगर आपको 15-20 किलो वेट लूज करना है और मैक्सिमम लोग 3 महीने का गोल लेते हैं, ये दिस इज इडियोटिक। आप 1 साल का गोल लीजिए। 1 साल में अगर आप 15 किलो वेट लूज करेंगे, दैट्स स्टूपिड गुड, दैट्स वेरी गुड, क्योंकि 1 साल में अगर आप रेगुलर प्रोसेस में रहेंगे तो ये आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा। 3 महीने की क्रैश डाइट करेंगे, आपको लगेगा कब डाइट खत्म हो और मैं नॉर्मल लाइफ पे आऊं, तो चौथे महीने सारा वेट वापस आ जाएगा। तो गाइस आई होप दिस वीडियो वाज वर्थ योर टाइम। I'll see you next time. Till then, bye.